नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन पीवाईक्यू का डिस्कशन करते हैं। ये पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखने के लिए दो बातें यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यक हैं। एक कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है एज इट इज, कई बार उसके ऑप्शन बदल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बदलता, कई बार सब कुछ रिपीट हो जाता है ना। दूसरा कि हम जो फॉर्मेट अपना रहे हैं, जो फॉर्मेट से हम चल रहे हैं, उसमें हम हर क्वेश्चन का एक डिटेल्ड डिस्कशन पढ़ते हैं, है ना, जिसको आप विवरण कह सकते हैं ना। इस विवरण के पढ़ने की वजह से हमको ये फ़ायदा होता है कि आसपास की जो सराउंडिंग तथ्य होते हैं, आसपास की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस क्वेश्चन के आसपास की, वो भी हमको पता चलती हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग पिछली 45 क्लासों में हमने इस चीज़ को समझा है कि एक ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन में पढ़ा था उसका आंसर, है ना, वही दूसरे एग्जाम में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये सेम चीज़ आपके यहाँ पे एमपीपीएससी में भी होगी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। आप में से जो लोग भी लगातार इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह यदि जॉब्स वाला के द्वारा प्रोवाइड की जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जॉब्स वाला की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। ऐप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चालू करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को। हम लोग मणिपुर का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें प्रश्न क्रमांक 113 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज चालू करेंगे प्रश्न क्रमांक 114 से। टोटल प्रश्न इसमें है 150। ठीक है, चलिए चालू करते हैं प्रश्न क्रमांक 114 से। पहला है कि द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस द स्टार्च टू माल्टोज, है ना, वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में विघटित करता है। ये विघटन की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार की होती है, हाइड्रोलाइसिस के रूप में होती है। क्या के रूप में होती है, हाइड्रोलाइसिस के रूप में होती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना, है ना, किसी भी क्या है पदार्थ का टूटना, छोटे अणुओं में टूटना। लेकिन यह टूटने की जो प्रक्रिया होगी किसके प्रेजेंस में होगी, वाटर के प्रेजेंस में होगी, और किसी न किसी कारण से हो रही होगी। ठीक है, वो कारण यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे स्टार्च को माल्टोज में लेकर के जाओगे तो वो कारण यहाँ पे क्या बैठेगा, एक एंजाइम बैठेगा। अभी के लिए कि वो कौन सा एंजाइम होगा, तो हमेशा कौन सा एंजाइम रहेगा, एमाइलेज रहेगा। ये एमाइलेज आपके शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि आप सब्जियां खाते हैं, है ना, आप जो भी कुछ खा रहे हैं जो खेत में उगता है ना, उसमें क्या होगा, उसमें जो वो है कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। जैसे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित होता है, वैसे ही पेड़ पौधों के उसमें शरीर में किसके फॉर्म में संग्रहित होता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि वो अल्टीमेटली हमारे किसी काम आ सके, क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड को बिना ब्रेक डाउन करे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए क्या रहेगा, एक एंजाइम रहेगा, जो एंजाइम क्या है, एमाइलेज है। एमाइलेज हमारे शरीर में दो जगह पे पाया जाता है। ठीक है, एक कहाँ पाया जाता है, मतलब पाया तो पूरा का पूरा किस में जाएगा, जीआई ट्रैक में पाया जाएगा, है ना। लेकिन इस जीआई ट्रैक में कहाँ पाया जाता है, एक तो शुरुआत में ही पाया जाता है जहां से जीआई ट्रैक चालू होता है, मतलब बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में। मुख गुहा में कहाँ से आता है, सलाइवा से आता है। कहाँ से आता है, सलाइवा से। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं। दूसरा आगे चल करके, है ना, कि उसमें स्टमक में आपका क्या है वो पाया जाएगा। ठीक, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, बीटा माइलेज होता है। माइलेज में भी कौन सा, बीटा माइलेज होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। कौन सा बॉन्ड रहता है, यदि आपसे पूछा जाए स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है, तो स्टार्च में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कौन सा, अल्फा 1,4, है ना। ये 1,4 क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको यूनिट में हमने पढ़ाया हुआ है पहले भी। ये 1,4 क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि जो पहला मॉलिक्यूल एक्स है, मान लो उदाहरण के लिए, है ना, पहला मॉलिक्यूल एक्स है और दूसरा मॉलिक्यूल वाई है, तो एक्स का पहला कार्बन और वाई का चौथा कार्बन क्या हो रहे होंगे, आपस में जुड़ रहे होंगे। ठीक है, आपस में जुड़ रहे होंगे। तो एग्जैक्टली इस चीज को क्या करता है, वो डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो ये अल्फा बीटा अमाइलेज क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसी प्रकार से अल्फा माइलेज भी रहता है ना, वो भी लगभग सेम ही काम करेगा। ये एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करता है, तो जब आप स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, माल्टोज प्रोड्यूस होता है, और अल्टीमेटली तुम कहाँ तक पहुंचते हो, असल काम तो कौन करेगा भाई, मोनोमर यूनिट काम करेगी। मोनोमर यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज रहती है। ठीक है, तो वो काम करेगी। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक, कुछ और एंजाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्लूकोसामाइलेज क्या है और कैसे काम कर रहा है, आइसोमाइलेज और
पुलोनेज है ना, ये क्या काम करते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए अगला आता है कि एंजाइम्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड, है ना, कि ऐसे एंजाइम जिनकी संरचना क्या होती है, थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन कार्य 100% क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, समान होता है। इस प्रकार के एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस प्रकार के एंजाइम्स को, आइसो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, ये कल भी पढ़ाया हुआ था, है ना। होलो एंजाइम मतलब, होलो एंजाइम का सामान्य सा मतलब समझो कि एंजाइम किस चीज से बनता है, एंजाइम दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। एक क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो ये दोनों होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, कोई मेटल हो सकता है ना। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, सामान्यतः कोई ना कोई मेटल वगैरह कुछ होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं ना। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, मतलब मान लो या तो मेटल होगा या फिर क्या होगा, कोई किसी विटामिन से बना हुआ कोई पदार्थ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। और ये जो मेटल होता है या को एंजाइम होता है, इनमें से कोई एक ऐसी चीज जो प्रोटीनियस पार्ट के साथ इस तरीके से जुड़ जाए जो कभी अलग ही नहीं हो सकती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोला, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सब शब्द आसपास में जुड़े हुए हैं। पहला हमने क्या बोला, एक पूरा का पूरा एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। उसके प्रोटीन पार्ट को सिर्फ क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। उसके नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, या तो को फैक्टर बोलेंगे या को एंजाइम बोलेंगे। अब ये को फैक्टर या को एंजाइम यदि क्या हो जाए, परमानेंटली अटैच्ड हो जाए, परमानेंटली बाउंड हो जाए, अलग ना किए जा सकें, तो हम इसको फिर क्या बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। और एक ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, दूसरे एंजाइम के समान रिएक्शन देता है, काम करता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भिन्न होता है, तो उस प्रकार के एंजाइम को हम क्या बोल देते हैं, आइसो एंजाइम या आइसो जाइम्स कहा जाता है। कई बार उसको क्या कहते हैं, हम आइसो जाइम्स भी कहते हैं, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। अब जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें हम, है ना। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या होता है, 5 प्रकार के आइसो एंजाइम रखता है। इस 5 प्रकार के जो इसको आइसो एंजाइम होते हैं उनकी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। हमको ये सब याद रखने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लैक्टो डिहाइड्रोजनेज क्या काम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके 5 आइसो एंजाइम होते हैं, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लैक्टो डिहाइड्रोजनेज एक आइसो एंजाइम होता है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्रिएटिन काइनेज भी, और ऐसे ही अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी काम करता है, ठीक। चलो अगला आता है राइबोजाइम क्या है ना। इनमें से राइबोजाइम क्या है, आरएनए विदाउट फॉस्फेट, दूसरा की आरएनए विथ शुगर, तीसरा की आरएनए विथ एंजाइम एक्टिविटी, आरएनए विथ एक्स्ट्रा फॉस्फेट, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, तुमको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस है बिल्कुल होना चाहिए, नहीं है तो मूर्ख हो, ठीक है। तो देखो जो जाइम शब्द ही है वो दरअसल किसका प्रतिनिधित्व करता है, एंजाइम का, है ना। जो जाइम शब्द है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, एंजाइम शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। अब चूंकि वो जो एंजाइम शब्द का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दैट मीन्स कि हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो ऑप्शन दिया उसके साथ जाएं। मतलब मैं तब इस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, तुमको नहीं पता है, तुक्का भी लगाना है, क्या लगाएं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं पहले, है ना। मतलब आंसर लगाने के पहले कॉमन सेंस लगाना है। यदि कॉमन सेंस लगा लिया तो आंसर सही निकल आएगा, वरना तो फिर ठीक है। जय श्री राम। तो आरएनए विथ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड राइबोजाइम, आरएनए विथ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड राइबोजाइम, ठीक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस चीज की, है ना, राइबोजाइम इज एन आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो जो हमारे रिएक्शन की दर को, रिएक्शन की गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब ये कैटलिस्ट यदि हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो फिर क्या कहला जाते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। और उन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे शरीर में, एंजाइम, है ना। उनका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस राइबोजाइम की खोज किसके द्वारा की गई थी, थॉमस सेक और सिडनी एल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी। और उनके इस योगदान के लिए उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1989 में। कब, वर्ष 1989 में। ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम के पैटर्न फिट नहीं बैठता ये फैक्चुअल डेटा, है ना, वो ऊपर जरूर राइबोजाइम फिट बैठता है, ठीक। तो राइबोजाइम में कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल, ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक। चलिए, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, जो ह्यूमन इंसुलिन है वह
व्यावसायिक रूप से क्या है, किसका ट्रांसजेनिक प्रजाति का उपयोग करके उत्पादित किया जा रहा है, किस ट्रांसजेनिक प्रजाति से उत्पादित किया जा रहा है व्यावसायिक रूप से। व्यावसायिक रूप का मतलब कि मार्केट में उसको एज अ प्रोडक्ट उतारा गया है और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, किस में से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको प्रोडक्शन के लिए जो ट्रांसजेनिक प्रजाति यूज की जाती है वो क्या है, एस्चेरिचिया है ना, क्या है, एस्चेरिचिया प्रजाति का यूज किया जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई एग्जैक्टली है ना, क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, कॉलीफॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, कॉलीफॉर्म भी आप कह सकते हैं इसको। तो उसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग किया जाता है ताकि ह्यूमन इंसुलिन का उत्पादन किया जा सके, है ना। और किस चीज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू ई कोलाई प्लाज्मिड, है ना। ई कोलाई का प्लाज्मिड जो आउटर लेयर रहता है उसमें क्या करते हैं, हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन के कई सारे मेथड होते हैं, उसमें हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। देन बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेसेस ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन। अब चूंकि आपने ये जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड में बैक्टीरिया था, इकोलाई में, सॉरी प्रोटीन था, इकोलाई प्लाज्मिड में जो प्रोटीन था वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अलोंग विथ बैक्टीरिया, है ना। वो क्या होगा, बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई होगा और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे, ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इसको क्या नाम दिया गया है मार्केट में, हिमुलिन नाम दिया गया है। कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। किसने बनाया था, इली लिली ने बनाया था। किसने बनाया था, इली लिली ने, ठीक है। तो सबसे पहले कि पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन किस नाम से आया मार्केट में, हिमुलिन के नाम से। क्या ईयर था, 1982 था। किसने बनाया, इली लिली ने। और एग्जैक्टली ये कहाँ से बनाया गया, एस्चेरिचिया कोलाई से। कहाँ से, एस्चेरिचिया कोलाई से, ठीक है। इसके बाद और इसमें परिवर्तन हुए, इस क्षेत्र में और बड़े बड़े काम हुए, जिसमें आगे चल करके सुअर से, है ना, के पेनक्रियास से बनाया गया, जिसको पोर्सिन कह सकते हैं। इसके अलावा कैटल से इसको निकाला गया, कैटल के पेनक्रियास से, और पिग्स के पेनक्रियास से भी इसको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, है ना। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक। चलो, एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड इज, होमोपॉलीसेकेराइड का इसमें से उदाहरण क्या है। देखो, पॉलीसेकेराइड तो दो प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड पहली बात क्या होता है, तो एक ऐसा सेकेराइड, है ना, एक ऐसा सुगर, एक ऐसा सेकेराइड जिसमें 10 या उससे अधिक, है ना, जिसमें क्या हो, 10 या उससे अधिक क्या होने चाहिए, मोनोमर यूनिट, है ना, मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होने चाहिए। तब हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेराइड बोल देते हैं, सॉरी पॉलीसेकेराइड। अब वापस से कि पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के हो सकते हैं, होमो और हेट्रो। अब होमो हेट्रो का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो यदि सेम प्रकार की मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट हो रही, ग्लूकोज 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 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो होमो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। और यदि क्या हो रहा है, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, फिर कोई दूसरा इस प्रकार से अलग अलग रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। अभी के लिए होमोपॉलीसेकेराइड का यहाँ पे उदाहरण क्या है ना, लिग्निन पहला, दूसरा आपका इसी में आ जाता है शुबेरिन, तीसरा आ जाता है एंडुलिन, चौथा आ जाता है स्टार्च। व्हाट इज द राइट एग्जांपल, है ना। तो होमोपॉलीसेकेराइड का राइट एग्जांपल क्या है, स्टार्च है। क्या है उसका राइट एग्जांपल, स्टार्च है, ठीक है। तो अब पॉलीसेकेराइड्स क्या है वो हमने पीछे समझ लिया, है ना। स्टार्च कैसे बनता है, तो स्टार्च ग्लूकोज की यूनिट्स के रिपीटेशन से बनता है ना। किससे बनता है, ग्लूकोज की यूनिट्स के रिपीटेशन से बनता है। ग्लूकोज की यूनिट जो होती है वो रिपीट होकर के दो चीजें बनाती हैं, एमाइलोज बनाती हैं और एमाइलोपेक्टिन बनाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ये क्या होता है, ब्रांच चेन होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी स्टार्च का क्वेश्चन ऊपर भी लगाया हुआ था। ऐसे ही आपका एक क्या आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, वो भी होमोपॉलीसेकेराइड होता है, बीटा 1,4 लिंकेज के साथ, ग्लूकोज से ही बनता है। ग्लाइकोजन आपके शरीर में ग्लूकोज से ही बनता है। इसके अलावा क्या आ जाता है, इन्युलिन आता है, मेड फ्रॉम फ्रुक्टोज, ठीक है। अब वापस से कि इन्युलिन ऑप्शन में भी दिया हुआ है लेकिन आंसर भी नहीं माना हुआ है। अब ये आंसर मानना ना मानना आयोग का काम है। आयोग ने अभी आंसर क्या दिया हुआ है, स्टार्च दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने स्टार्च को आंसर में लगाया हुआ है, लेकिन अगेन कल को इस प्रकार से प्रश्न फंसेगा तो उस समय आपको थोड़ा सा बुद्धि को ध्यान में रखना है। आपको उस समय लगे कि भाई इनुलिन भी है, स्टार्च भी है, हम क्या लगा दें, आपको उस समय वो लगाना है जो ज्यादा क्या है, चर्चित रहता है, जो ज्यादा जाना जाता है। आगे चल करके उसमें फिर तुमको याचिकाएं लगानी, जो लगाना है वो करते रहना, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हुए, इनको एक बार देख लीजिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है? पहला, फॉस्फो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है पहली बात तो समझ लो, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब कि वो चीज जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ रहा होगा। प्रोटीन के साथ क्या जुड़ सकता है एक्स्ट्रा में? मेटल जुड़ सकता है। प्रोटीन के साथ एक्स्ट्रा में क्या जुड़ सकता है? कोई दूसरा मटेरियल और जुड़ सकता है, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, प्रोटीन के साथ तुमने क्या जोड़ दिया? फॉस्फोरस जोड़ दिया तो फॉस्फोप्रोटीन हो गया। प्रोटीन के साथ तुमने क्या जोड़ दिया? लिपिड जोड़ दिया तो लाइपोप्रोटीन हो गया। प्रोटीन के साथ तुमने क्या जोड़ दिया? क्रोम जोड़ दिया, है ना, क्रोम मेटल जोड़ दिया तो क्या हो गया? क्रोमोप्रोटीन हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर कुछ भी जोड़ा? नहीं जोड़ा भाई, यहाँ पे तो कुछ भी जुड़ा दिखाई नहीं, नाम नाम स्वयं बताता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की सबसे खास बात क्या होती है उनके नामों की, कि नाम स्वयं बताता है कि मैं कॉन्जुगेटेड हूँ। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ फॉस्फोरस जुड़ा है, यहाँ लिपिड जुड़ा है, यहाँ पे क्रोम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, कॉन्जुगेटेड हूँ, ठीक है, संयुक्त प्रोटीन हूँ। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेट प्रोटीन के एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन्स, है ना, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, और सबके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। जैसे ग्लाइको में क्या एग्जांपल हुआ? इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, ठीक है। लाइपोप्रोटीन में क्या एग्जांपल हुआ? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन भी इसी में आ जाएगा, इसके अलावा VLDL भी आ जाएगा इसमें, है ना, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के क्या एग्जांपल हो गए? राइबोसोम्स, वायरस। मेटेलोप्रोटीन्स के क्या एग्जांपल हो गए? हीमोग्लोबिन बेस्ट एग्जांपल होता है इसका, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन्स का क्या एग्जांपल हो गया? केशिन बेस्ट एग्जांपल होता है। क्रोमोप्रोटीन के क्या एग्जांपल हो गए? तो क्रोमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन ही रहेगा, और क्या रहेगा? साइटोक्रोम इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिक साइकिल्स में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ ग्लाइकोजन, ये अभी जस्ट पढ़ के आया ना, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आया, है ना। जैसे डिस्कशन में हमने, डिस्कशन क्यों महत्व का होता है ना, डिस्कशन क्यों महत्व का होता है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे ग्लाइकोजन किससे बनता है? मेड ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की यूनिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है ना, ग्लूकोज की यूनिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। डिस्कशन का क्या फायदा होता है, ठीक है। द ग्लाइकोजन की दोहराई जाने वाली इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ग्लाइकोजन की दोहराई जाने वाली इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। यही एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन था, कैसे जुड़ा होता है ग्लूकोज? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से वो जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, इनको भी जरूर एक बार आप देख लीजिए, ठीक। चलिए, द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय दी, है ना, ये यूनिट 1 का टॉपिक है आपका, कहाँ का? यूनिट 1 के टॉपिक का है। यूनिट 1 में आपका क्या दिया हुआ? एंजाइम दिया हुआ, वहाँ पे आपको एंजाइम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, अभी के लिए, कि दो भिन्न एंजाइम्स की उत्प्रेरक दक्षता निम्न में से किसके द्वारा तुलना की जा सकती है? तो दो भिन्न एंजाइम्स की उत्प्रेरक क्षमता को तुलना करने के लिए जो मार्केट में प्रचलित प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? KM वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमको KM वैल्यू बोलते हैं, कैटालाइटिक एफिशिएंसी वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? कैटालाइटिक एफिशिएंसी वैल्यू, या KM रेशियो, या KM वैल्यू के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखें, ठीक। अब यहाँ पे के कैट या टर्नओवर नंबर क्या होता है ना, मिकेलिस कांस्टेंट KM क्या होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना। मतलब अगर अभी मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है बार बार, तो इस कारण से, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने पढ़ के रखा होगा एंजाइम वाले चैप्टर्स में, तो इतनी समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक। Vmax क्या है, KM क्या है, के कैट क्या है, के कैट अपॉन KM रेशियो क्या है एग्जैक्टली, है ना, डिफ्यूजन लिमिट क्या होती है, तो ये सब शब्द आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्ट टू एंजाइम्स, ठीक है, रेफरेंस टू एंजाइम्स, ठीक है। चलो, हाई वैल्यू ऑफ BOD सोच, है ना, समझो एक ये वाटर बॉडी है ना, ये क्या है? एक वाटर बॉडी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन घुली हुई है ना, इस वाटर बॉडी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन घुली हुई है। अब इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन घुली हुई है, और यहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और फाइटो वो पाए जाएंगे, है ना, मतलब एल्गी वगैरह ढेर सारा पाया जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ अचानक से? अचानक से यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एग्जैक्टली क्या है? तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा लगनी थी, उसकी अचानक से मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। पहले उदाहरण के लिए, एकदम उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर मत करना, पहले 1 किलो लगती थी, अब कितनी हो गई? 2 किलो लगने लग गई। तो ये जो 2 किलो हो गई है, लगने लग गई है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, क्या
किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है भाई। जीव जंतु तो बढ़े नहीं कि तुमसे ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। डिकम्पोजिशन बढ़ा, डिकम्पोजिशन किसका बढ़ेगा भाई, डिकम्पोजिशन किसका बढ़ेगा, जब पॉल्यूटेंट बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट बढ़ेंगे। तो भाई यदि किसी वाटर बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, बी ऑप्शन। लेकिन साथ में और क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, वापस से समझो है ना, यहाँ पे यदि क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। तो साथ में दो तीन चीजें और हो जाएंगी। एक क्या हो जाएगी, सबसे पहले तुरंत जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीओडी बढ़ेगा तो सीओडी अपने आप क्या हो जाएगा, सॉरी, बीओडी बढ़ेगा तो डीओ अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में सीओडी भी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, केमिकली ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। बीओडी बढ़ेगा तो सीओडी बढ़ेगा, बट डीओ क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। और डीओ कम हो जाएगा दैट मीन्स कि जो अंदर रहने वाले जीव जंतु समय के साथ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए पॉल्यूशन मत किया करो। चलो, जितना कुछ समझाया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जितना कुछ समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार जरूर आप देख लीजिए, नंबर से याद रखिए, ठीक है। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, शुड बी मोर देन 5 ppm फॉर हेल्दी एक्वाटिक सिस्टम्स। और यदि 5 ppm से कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीओडी बोल रहे हैं ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड ऑफ बीओडी एग्जैक्टली है ना, तो वो 5 ppm से कम चला जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक। चलिए 123rd, व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के चरण प्रकार क्या होते हैं, ये पहले यदि आपने पढ़ा हो तो एक तो प्रकार हम बताने का तरीका होता है कि भाई केमिकल के आधार पर बताते हैं कि भाई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, एसिडिक फर्मेंटेशन, इस प्रकार से आप बता रहे होंगे। दूसरा कि प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जा रही है, बैच प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस अपनाई जा रही है, ठीक है। तो दरअसल जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो बैच और कंटिन्यूअस दोनों में हो सकती है ना, बैच और कंटिन्यूअस दोनों में चलाई जा सकती है। ऑपरेशनल मोड के आधार पर आप बताते हैं इसको, किसके आधार पर बताते हैं, ऑपरेशनल मोड के आधार पर बताते हैं, ठीक है। बैच फर्मेंटेशन भी बता सकते हैं और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन भी बता सकते हैं आप। क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर पर, तो हम क्या कर देंगे, उसको दोनों में बता देंगे, ठीक है। अब ये बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या है, एक बार आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए, हु शुड नहीं सॉरी हु showed that the Saccharomyces cerevisiae cause fermentation forming products such as beer and buttermilk। निम्नलिखित में से है ना, किसने दिखाया कि Saccharomyces cerevisiae, अच्छा ठीक है, किसने दिखाया कि Saccharomyces cerevisiae किण्वन कर बियर और छाछ जैसे उत्पाद बनाता है, ये पहली बार किसने बताया था। देखो अगेन की फूड टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी है ना, फूड टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, फूड माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एज अ होल और उसके अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों के सिद्धांतों का, इन दोनों को शुरुआत करने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है लुई पास्चर को। किसको जाता है, लुई पास्चर को, है ना। और लुई पास्चर ने पहली बार बताया था कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया के कारण क्या होता है, कॉजेज द फर्मेंटेशन फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स सच एज बियर एंड बटर मिल्क, है ना। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया के कारण क्या होता है, बियर और बटर मिल्क बनाए जाते हैं, छाछ मट्ठा है ना, बटर मिल्क क्या है, मट्ठा, ठीक है, तो वो बनाए जाते हैं। तो ये पहली बार किसके द्वारा बताया गया था, लुई पास्चर के द्वारा बताया गया था। और ये कब बताया गया था, 57 में। कब बताया गया था, 57 में बताया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया क्या है, एक ईस्ट है, ईस्ट क्या है, फंजाई है। कैसा फंजाई, तो फंजाई दो प्रकार का होता है सेल के बेसिस पे, या तो यूनिसेल्युलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेल्युलर है तो ईस्ट है, मल्टी सेलुलर है तो मोल्ड है, मल्टी सेलुलर है तो क्या है, मोल्ड है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है ना, ये ध्यान में रखना भाई। अगला, बायोरिएक्टर क्या होता है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोरिएक्टर, है ना। तो एक की हाइब्रिडोमा है, हाइब्रिडोमा एक तकनीक होती है, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं, आपके सिलेबस से ही संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा, कल्चर कंटेनिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। तीसरा कि कल्चर फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू केमिकल्स। तीसरा कि फर्मेंटेशन टैंक। बायोरिएक्टर क्या होता है, एक किण्वन टैंक होता है। बायोरिएक्टर इज अ फर्मेंटेशन टैंक और अ वेसल विच इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, एल्गी और सेल्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, है ना, टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो बायोरिएक्टर क्या हुआ, है ना, तो ध्यान में रखना है आपको, बायोरिएक्टर क्या है, एक फर्मेंटेशन टैंक होता है, ठीक। चलो अगला आता है, हिमुलिन क्या है, अभी ऊपर पढ़ाया हुआ था, है ना, मेरे ख्याल से आपको यदि आज आज ही की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने देखा है ना, मेरे ख्याल से लौट के आओ यहाँ पर, इंसुलिन वाला जो क्वेश्चन था ना, मेरे ख्याल से एमाइलेज, आइसोएंजाइम, राइबोजाइम,
ये क्वेश्चन था, ठीक है। बताया था यहाँ पे, देखो भाई सीधी सी बात है। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेसेस द ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन एंड दिस ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन इज कॉल्ड हीम्यूलिन। ये डिस्कशन में बताया था, और ये डिस्कशन में जो बताई हुई चीज थी यही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रही है। डिस्कशन में बताई हुई चीज क्या हो रही है, क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रही है कि हीम्यूलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। हेमिलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। दरअसल इंसुलिन ही एक प्रकार का प्रोटीन है। तो उससे संबंधित जो कुछ बनाया जाएगा वो सब क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। ये हेमिलिन किसने बनाया पहली बार, 1982 में इली लिली ने बनाया था, ठीक है। और इसको रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन भी कह सकते हैं। कहाँ से निकाला गया था, ट्रांसजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया था। कहाँ से, ट्रांसजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई से। इसके पहले पिग और काउ पे ये सब काम हो चुके थे, ठीक है। अगला, एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज, एंजाइम इम्बोलाइजेशन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। पहला, कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव एंजाइम इनटू इनएक्टिव एंजाइम, इसको इमोबिलाइजेशन कहते हैं। भाई इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तुमने, मैंने बोला तुम वो खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, वाटर आइस खेल रहे हो, है ना, बर्फ पानी वाला वो खेल होता था। अरे भाई जब तेरे को बोल दिया तू बर्फ बन जा, है ना, क्या बन जा, आइस बन जा, तेरे को आइस कर दिया, थप्पा लगा दिया, तो तू आइस बन गया, मतलब क्या हो गया, तू इमोबिलाइज हो गया। क्या हो गया, इमोबिलाइज हो गया, अब तू घूम ही नहीं सकता इधर उधर। तो एंजाइम इमोलाइजेशन का मतलब कि एंजाइम नहीं घूम सकता। अरे भाई पहले आप नहीं घूम पा रहे थे, अब एंजाइम नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो पहला, कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव एंजाइम इनटू अ इनएक्टिव एंजाइम। भाई कन्वर्जन क्यों करवा रहे हो, घूम ही नहीं पा रहा हो तो। प्रोवाइडिंग एंजाइम भी था प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना, प्रोवाइडिंग एंजाइम भी था प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कहाँ कहीं बाहर ना निकलने पाए, ठीक है। तीसरा, चेंजिंग अ सॉल्युबल एंजाइम इनटू इनसॉल्युबल एंजाइम, नो, ठीक है। चेंजिंग पीएच सो दैट एंजाइम इज नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, नो, ठीक है। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देना, और प्रोटेक्टिव कवरिंग देने के कारण क्या होगा, वो कहीं कुछ और नहीं करेगा, उस पर कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन को, ठीक है। इमोलाइजेशन के मेथड्स कई सारे हो सकते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आप एडजॉर्शन करवा सकते हैं क्ले या चारकोल की मदद से, कोवेलेंट बॉन्डिंग करवा सकते हैं, एंट्रैपमेंट करवा सकते हैं एल्जिनेट या पॉली एक्राइलेमेट की माइट की वजह से, ठीक है। इसके अलावा इनकैप्सुलेशन करवा सकते हैं, या फिर क्रॉस लिंकेज भी करवा सकते हैं ग्लूटाल्डिहाइड की मदद से, ठीक है। तो उसकी कई सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अगला, विनेगर इज ऑब्टेन फ्रॉम मोलासेस विद द हेल्प ऑफ, विनेगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोलासेस विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोलासेस का फर्मेंटेशन किसकी मदद से करवाया जाता है ताकि तुमको क्या मिल जाए, विनेगर मिल जाए। मतलब क्या मिल जाए, सिरका मिल जाए, मतलब क्या मिल जाए, एसिटिक एसिड मिल जाए। तो एसिटिक एसिड मिलेगा तो कहां से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलेगा। कहां से मिलेगा भाई, एस्टोबैक्टर एसिटाई से मिलेगा, एक बात। दूसरा कि एस्टोबैक्टर एसिटाई क्या है, ईस्ट है। एस्टोबैक्टर एस्टाई क्या है, ईस्ट है ना। तो आप एग्जैक्टली क्या है कि विनेगर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्रॉम मोलासेस विद द हेल्प ऑफ एस्टोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। अब दरअसल हो क्या रहा है, वापस से समझो इस चीज को। मैंने इस प्रक्रिया को, कहाँ पे खाली जगह भाई है ना, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, आप सामान्यतः क्या कर रहे होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट से क्या कर रहे होते हैं, शुगर को, है ना, किसको, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे एसिड चाहिए है। तुमको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, तो तुम क्या कर दोगे, एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे कोई और प्रक्रिया चलेगी, यहाँ पे कोई और प्रक्रिया चलेगी। इसी कारण दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है ना, यहाँ पर इसी कारण दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक एसिटोबैक्टर, दूसरा ईस्ट। इसका आंसर क्या है, बी एंड सी, है ना, इसका आंसर क्या है, बी एंड सी, ठीक है। तो पहली स्टेज में क्या हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ। पहली स्टेज में क्या हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, जिसमें क्या किया तुमने, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, एसिटिक फर्मेंटेशन हुआ, जिसमें क्या किया तुमने, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया। किसमें किया, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है। वही बात लिखी हुई। स्टेप वन में क्या हुआ, अल्कोहलिक कन्वर्जन हुआ, जिसमें मोलासेस जो कि एक शुगर सोर्स है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। किसकी मदद से, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया की मदद से, जो कि एक क्या है, ईस्ट है। दूसरा स्टेज में क्या हुआ, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ, जो कि सिरका बनाएगा, हमारा विनेगर बनाएगा। और उसमें हमने क्या कर दिया, एक बैक्टीरिया का यूज किया, और क्या बन गया, हमारा विनेगर बन गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है। तो शुगर से अल्कोहल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल से विनेगर, एसिडिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या यूज हुआ, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो कि एक ईस्ट है। और यहाँ पे क्या यूज हुआ, एस्टोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक क्या है, ईस्ट है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है।
चलो, कई बार बोलते बोलते टाइम थोड़ा उल्टा हो जाता है तो उसको देख लिया करो नोट्स में, है ना। खैर, मतलब दिमाग में सब सही चल रहा होता है, बस वो स्पीड की वजह से क्या हो जाता है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ये पूरी जो कहानी है आप अच्छे से पढ़ के रखिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? यूनिट 2 का हिस्सा है। कहाँ का? यूनिट 2 का हिस्सा है, जहाँ पे कल्चर और फॉर्मेशन और स्टेनिंग की प्रक्रियाएं आपके सिलेबस में क्या है, मेंशन है। यूनिट 2 के पॉइंट नंबर 5 में, है ना, यूनिट 2 के पॉइंट नंबर 5 में ये सब कुछ मेंशन है, आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है। वापस से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल हैज अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पहला है। दूसरा, सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज वेरी लो। तीसरा कि लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर इज प्रेजेंट। चौथा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है। पहला कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है, जो यहाँ पे दिया भी हुआ है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो यहाँ पे दिया भी हुआ है, कि ग्राम निगेटिव में क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, लेकिन कैसी होती है, पतली। और ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो कैसी होती है, मोटी, है ना, कैसी होती है, मोटी। इसी कारण से, इस मोटी लेयर होने की वजह से, इसी कारण से मोटी लेयर होने की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो स्टेनिंग में कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। जबकि थिन वाला जो लेयर है वो कैसा देता है, पिंक कलर देता है स्टेनिंग में। कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है स्टेनिंग में, जो कि पहचानने की प्रक्रिया का एक तरीका है। ठीक है। दूसरा, सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज वेरी लो। नो, सेल वॉल में जो लिपिड कंटेंट होता है वो दोनों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ फिट नहीं बैठता। ठीक है, ये हमारे यहाँ फिट नहीं बैठता। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है। तो ये ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बारे में आप जरूर क्या रखें, थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखें। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे ग्राम पॉजिटिव में पर्पल ब्लू कलर आ जाता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, आपके काम का है। पिंक और रेड कलर आता है, सामान्यतः उसको पिंक कहा जाता है, बट अगेन कई बार वो रेड भी आता है, तो इस कारण है ना पर्पल ब्लू भी हो जाता है, तो ध्यान में रखिए उस चीज को। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं, ग्राम निगेटिव कौन से होते हैं, उदाहरण पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, पहचानिए। आपको ऑप्शन दे देगा, बैसिलस क्लॉस्ट्रीडियम, स्टेप्लोकोकस, इकोलाई। तुम तुक्का मार के आ रहे स्टेप्लोकोकस में। ठीक है। तो खैर ध्यान में रखना। अगला, कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर। निम्नलिखित में से कौन से कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स माने जाते हैं। पहला कि क्लॉस्ट्रीडियम और साल्मोनेला, दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम इकोलाई। इकोलाई क्या है, ध्यान में रखना इस चीज को। हम दो चीजों में डिफरेंस हमेशा बना करके रखें। ठीक है। हम दो चीजों में डिफरेंस हमेशा बना करके रखें, कि एक स्पॉइलेज चीज होती है और दूसरी क्या होती है, पैथोजेनिक होती है। दूसरी क्या होती है, पैथोजेनिक होती है। पैथोजेनिक जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज करती हैं। क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज करती हैं। लेकिन स्पॉइलेज वाली चीजें क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज नहीं करती, बस खाने को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। स्पॉइलेज मतलब क्या होता है, खराब होता है। ई कोलाई एक क्या है, स्पॉइलेज बैक्टीरिया। ठीक है। ई कोलाई क्या है, स्पॉइलेज कॉज करता है, ना कि पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे भी ई कोलाई घुसेड़ दिया, यहाँ पे भी ई कोलाई घुसेड़ दिया, और ई कोलाई की जैसा ही उसका भाई होता है स्ट्रेप्टोकोकस, वो यहाँ पे घुसेड़ दिया गया, कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर? क्लॉस्ट्रीडियम एंड सॉल्मोनेला, है ना, क्लॉस्ट्रीडियम एंड सॉल्मोनेला। ये क्या करते हैं, पॉइजनिंग कॉज करते हैं फूड में, है ना। और वो फूड की पॉइजनिंग कहाँ पहुंचती है, आपके शरीर में पहुंचती है। जैसे साल्मोनेला स्पीसीज से जो कुछ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, साल्मोनेलोसिस बोलते हैं। और कहाँ क्या कॉज करता है, साल्मोनेलोसिस के सिम्टम क्या होते हैं, डायरिया और फीवर। साल्मोनेला स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, मीट इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, एग और मिल्क में। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो ठीक, यहाँ पे इतनी चीजें ध्यान में हो गई। यहाँ पे कुछ और नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉक्सिन्स आते हैं। स्टेफिलोकोकस से एंटेरोटॉक्सिन आता है। ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम से क्या आता है, न्यूरोटॉक्सिन आता है, उसका नाम होता है बोटुलिज्म। बैसिलस सेरेस से क्या हो रहा है उसको आप ध्यान में रखें, इमेटिक टॉक्सिन आता है ना। डायरियल टॉक्सिन भी आता है। क्लॉस्ट्रीडियम पेफ्रिजन से एंटेरोटॉक्सिन आता है जो डायरिया कॉज करता है। तो ये आप ध्यान में रखें। पूरा का पूरा एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके काम का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे पैरासाइटिक है, यहाँ पे वायरल है, यहाँ पे बैक्टीरियल है ना, यहाँ पे आपका बैक्टीरियल फूडबॉर्न ही एग्जैक्टली मिल जाएगा, है ना। तो ये इंटॉक्सिकेशन है और ये इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन में डिफरेंस पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो उसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे माइक्रोब्स लिखे हुए हैं जो अलग अलग फूड आइटम्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो जरूर ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। जैसे कैंड प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ किसका प्रभाव देखने को मिलता है सर्वाधिक, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो, क्लॉस्ट्रीडियम पेफ्रिजन्स पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड विथ। क्लॉस्ट्रीडियम पेफ्रिजन्स की पॉइजनिंग किस चीज से जुड़ी हुई है? ठीक है। पहला
मीट प्रोडक्ट से, दूसरा आपका इसी में आ जाता है वेजिटेबल से, तीसरा कैंड फूड से, चौथा फिश प्रोडक्ट से। ठीक है, अभी बताया क्लॉस्ट्रीडियम जो पूरा का पूरा स्पीसीज है ना, वो दरअसल किससे जुड़ा हुआ है हमारा, है ना। क्लॉस्ट्रीडियम जो पूरा का पूरा स्पीसीज है वो दरअसल किससे जुड़ा हुआ है हमारा, या तो कैंड प्रोडक्ट से या मीट प्रोडक्ट से। ठीक है, कैंड और मीट। अब यदि बात करें उसको थोड़ा सेपरेट करके, तो क्लॉस्ट्रीडियम जब आप जाते हैं ना, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की जब आप बात करते हैं तो किससे जुड़ा होता है, कैंड प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। लेकिन जब आप क्लॉस्ट्रीडियम पेफ्रिजेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम पेफ्रिजेंस की बात करते हैं, तो किससे जुड़ा होता है, मीट इंडस्ट्रीज। किससे जुड़ा होता है, मीट इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किससे जुड़ा होता है, मीट इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी वापस से एक लिस्ट दी हुई है। आपके काम की बहुत ज्यादा है, यदि आप उसको महत्व देते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्व का है। ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं हमको, है ना। खैर, तो ये जरूर आप एक बार देख लीजिए। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है ना, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड की जा चुकी है, जो टेस्ट सीरीज फोल्डर के अंदर डली हुई है। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इस पेपर का कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, आज हम लोग मेरे ख्याल से 133 तक कर चुके हैं, 131 तक। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में इसको 132 से चालू करेंगे, और 132 से चालू करके पूरा 150 खत्म करेंगे, है ना। और उससे क्या होगा, 150 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इस 150 के बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इस 150 के बाद, है ना, 150 कहाँ दिया भाई, ये रहा 150। ठीक है, 150 के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके काम के नहीं है, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम के पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।